वीडियो 26 मार्च 2024 का है। इस वीडियो में अशोका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ये नारा लगा रहे हैं कि ब्राह्मण बनियाबाद मुर्दाबाद। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कास्ट सेंसस चाहिए कि कितने लोग जनरल कैटेगरी के हैं और कितने लोग बैकवर्ड कास्ट, और उसके हिसाब से वो लोग रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ और जब यूनिवर्सिटी सवाल पूछा गया तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि इट एक्सप्रेसेस ग्रेट वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड विगोरस डिबेट बट एडिंग इट ऑल्सो अटैचेस ग्रेट इंपोर्टेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा कि वो अपने कैंपस में पीस और हार्मोनी बरकरार रखने के लिए पूरी हद तक कोशिश करेंगे। मोहनदास पै जो एक फिलियंथ्रेपिस्ट और एक बिजनेसमैन है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा कि ये बहुत ताजुब की बात है कि कॉलेज के अंदर ऐसे कास्ट के प्रति हेट्रेट देखने को मिल रही है। और उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को टैग भी किया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इस बात पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये तो कुछ टाइम पहले की वीडियो थी, पर आप लोगों ने ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो वाले नारे के बारे में तो सुना ही हो कि कैसे जेएनयू के छात्रों ने ब्राह्मण प्रोफेसर्स के ऑफिस के बाहर ब्राह्मण शाखा वापस लौट जाओ, ब्राह्मण बनिया वी आर कमिंग फॉर, वी विल एवेंज जैसे धमकी भरे शब्द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 2 बिल्डिंग के बाहर लिखे थे। इतनी नफरत लोग आज भारत में ब्राह्मणों से कर रहे हैं, लगता है लोग भूल गए वो रानी लक्ष्मीबाई को जिसने अपने बच्चे को गोद में लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लगता है लोग भूल गए उस मंगल पांडे को जिसने आजादी की पहली गोली चलाई थी, या फिर उन्हें याद नहीं चंद्रशेखर आजाद और वीर सावरकर की कुर्बानी। पर ये सब बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग इतने मैनिपुलेट हो गए हैं, क्योंकि आज के समय हिंदू को ही हिंदू से नफरत हो गया है। आज के समय भीमसेना वाले जनरल कैटेगरी के लोग को गाली दे रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लोग एसटी एससी के लोग। आखिर इतना जहर आज के समय ब्राह्मणों के लिए क्यों घुल रहा है भारत? आइए समझते हैं इस वीडियो में इस बात की जड़ों में घुस के। मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। Hating the Brahmin just because he happens to be a Brahmin, then you're a casteist. Did Periyar call for a genocide of Brahmins? Spoken criticism of Brahmins and Brahmanism has sparked controversy, with some accusing him of promoting hatred and even genocide against Brahmins. हिंदू नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण क्विट इंडिया की शुरुआत कब हुई ये तो कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है, पर अगर प्रेजेंट डेटा के हिसाब से देखें तो हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मण क्विट इंडिया जैसे स्लोगन की शुरुआत 1930s के टाइम में हुई, जब ब्रिटिश इंडिया पर राज कर रहे थे। लोगों का ये मानना है कि ये मूवमेंट असलियत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को देखते हुए शुरू की गई थी, जिसमें कई दलित रिफॉर्मर जैसे ज्योतिराव फुले, ईबी रामासेनी जैसे लोग थे। लोगों का तो ये मानना है कि ब्राह्मण जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेट करते थे, उन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते थे और कुएं से पानी नहीं पीने देते, और भी ना जाने क्या क्या। आज के समय जो भीम सेना वाले हैं, जो अपने आप को अंबेडकर जी के फॉलोअर्स बताते हैं, वो आज के समय ब्राह्मण्स को गाली देते हैं। और सिर्फ ब्राह्मण्स को ही नहीं, वो लोग हिंदू देवी देवताओं को भी सिर्फ जाति के नाम पर गाली देते हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है, अंबेडकर जी लोगों को यही सिखाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से ब्राह्मणों की इज्जत करते थे। धनंजय कीर की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में, जो उन्होंने 1954 में लिखी थी, उस किताब में उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सरनेम अंबेडकर है, एक ब्राह्मण टीचर का ही दिया हुआ है। उससे पहले उन्हें भीमराव सकपाल कह के जाना जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ही थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को राजा साहू ऑफ कोल्हापुर से मिलवाया था। उन्होंने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद लॉ एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लंदन में पूरी करने की। और उन्होंने ये भी बताया था कि केलुस्कर जी ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजा गायकवाड़ से मिलवाया। इन्होंने भी भीमराव अंबेडकर की काफी मदद की। खुद भीमराव अंबेडकर भी ब्राह्मणों की इज्जत करते थे, वो हर कास्ट और रिलीजन को सपोर्ट करते थे। उनको अगर ब्राह्मणों से ही दिक्कत होती तो वो खुद एक ब्राह्मण औरत से शादी नहीं करते। अंबेडकर जी की दूसरी वाइफ सबिता कबीर भी एक ब्राह्मण थी। इन्होंने अंबेडकर जी से 1948 में शादी की। इससे तो साफ पता चलता है कि अंबेडकर जी ब्राह्मणों से नफरत नहीं करते थे और ना ब्राह्मण दलित से नफरत करते थे। कोई कोई लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। वो उस समय के कुछ लोग थे और वो काम आज के समय भारत में पॉलिटिशियन कर रहे हैं। और अगर देखो तो मैं मानता हूँ कि दलितों के साथ गलत हुआ, पर ब्राह्मणों के साथ भी तो गलत होते आ रहा है। कई केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ब्राह्मणों को भारत ही छोड़ने के लिए कह दिया जाए, वो भी उन्हीं लोगों के देश से। आप लोगों ने तो कश्मीर फाइल्स जरूर देखी। उस समय ब्राह्मणों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया, कई ब्राह्मण्स की हत्या हो गई। आखिर ब्राह्मण ही अपने देश में रेफ्यूजी बनकर रह गए और लोग ब्राह्मणों को कह रहे हैं भारत छोड़ो। आखिर वो लोग भारत छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? लोग उनसे उनके छीने हुए घर तो दिला नहीं सके और कह रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो।
पर अगर आप देखेंगे तो आज के समय बहुत ही कम ही ब्राह्मण्स होंगे जो इसकी शिकायत करते मिले। आज के समय तो ब्राह्मणों के खिलाफ आपको कई लोग खड़े होते हुए दिख जाएंगे। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने देश बांटा, कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने कास्ट बांटा, पर लगता है लोग ये भूल गए कि देश बांटने में नहीं, देश की आजादी में कई ब्राह्मणों का काफी हाथ था। जैसे चंद्रशेखर आजाद तिवारी, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक ब्राह्मण, और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर और ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी इज्जत अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपोजिशन, क्रिश्चियन, मुस्लिम हर कोई करता था। ब्राह्मणों की इमेज आज से नहीं कई सालों से गलत पोर्ट्रे होती आई। क्लास 12 के एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी वाज किल्ड बाय नाथुराम गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम पुणे। क्या कोई हत्यारा अलग कास्ट का नहीं हो सकता? ये कास्ट एनसीईआरटी में स्पेसिफाई करना जरूरी था, पर आज कुछ समय पहले एनसीईआरटी ने ये कास्ट वाला फैक्टर एनसीईआरटी बुक से हटा दिया है और ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी स्पेसिफाइड कास्ट को मेंशन करने का कोई मतलब नहीं बना। विवेक पांडे नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट, जिन्होंने एनसीईआरटी के सामने एक क्वेरी रखी थी, जो कास्ट सिस्टम क्लास 6 के बच्चों के चैप्टर 5 पेज नंबर 44-45 में बताई गई है कि ब्राह्मणों ने ही लोगों को कास्ट के अकॉर्डिंग 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं। जिसमें ब्राह्मण शिक्षा के लिए, क्षत्रिय युद्ध और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैश्य फार्मर और ट्रेडर्स के काम के लिए, और शूद्र इन तीनों की सेवा करने के लिए। और इसमें एक चीज ऐसी शॉकिंग चीज बताई गई है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्त्रियों को शूद्र की कैटेगरी में डाला गया है, वो भी अगर वो कोई भी जाति की है। और उसमें ये बताया गया है कि वर्ण यानी कास्ट जन्म से ही डिसाइड होती है, और ये चीजें क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। आपने और मैंने भी ये चीजें पढ़ी हैं। और बताया गया है कि ब्राह्मणों ने ही कास्ट सिस्टम बनाया है। इस बात को विवेक पांडे ने अपनी नजर में रखते हुए ये कहा कि जो बच्चे एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं उनके मन में एक मिसकंसेप्शन बन जाएगा और उनके मन में एक कास्ट के प्रति नफरत पैदा होगी। और 2022 में जो विवेक पांडे ने आरटीआई फाइल की थी, उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद एनसीईआरटी ने ये कहा कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे हम ये कंक्लूड कर सके कि कास्ट सिस्टम ब्राह्मणों ने ही बनाया है, और शूद्रों और स्त्रियों के बारे में ब्राह्मणों ने ही लिखा है। प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, जो सोशल साइंस एनसीईआरटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉस कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, स्टेट डिपार्टमेंटल वेरिएशन इन सोशल साइंस rationalized its syllabus and textbook with all subjects for the next year across the state. As part of its exercise, some concerned chapter in history were merged. We will soon other constructed were dropped. The statement for which you are seeking evidence will enroll longer the part of the history textbook for class 6 for the next academic session. ये सब अब हालांकि सच्चाई सबके सामने आ रही, यूथ जागरूक हो रहा है, एनसीईआरटी भी अपने मिसलीडिंग कंसेप्ट को रिवाइज कर रही है। पर आप लोग अब ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसी मिसकंसेप्शन ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों फैलाई जाती है? ये सब जो हेट है असलियत में अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई। 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, उन्होंने इंडिया के कास्ट और रिलीजन के बारे में समझा और लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन भरा कि ब्राह्मणिज्म एक करप्ट रिलीजन, और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर उन्होंने कुछ चीजें ऐसे ही बताई कि जैसे कैथोलिक चर्च के प्राइस्ट करप्ट होते हैं, कहते हैं गॉड गिवन रिलीजन, वैसे ही सेम हिंदुओं में ही ब्राह्मण करप्ट होते। इसका ना कोई प्रूफ, ना कोई बेस, बस एक कंपेरिजन, वो भी जिनका कल्चर हमारे से काफी अलग है। और भी कई चीजें जिसमें हिंदू आपस में लड़ पड़े, ऐसी चीजें उन्हें पढ़ानी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज के समय हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन गए। और उसके बाद लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में कई क्रिटिसिज्म, अलग अलग मूवमेंट ब्राह्मणों के खिलाफ चले। अकॉर्डिंग टू बेतले, तमिलनाडु के ब्राह्मण्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं और मॉडर्नाइज हो रहे थे, जिसके वजह से वो लोग कई डिफरेंट जॉब्स, सिविल सर्विसेज एंड गेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी में ही ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी। इसी के वजह से ब्राह्मण्स काफी आगे निकल चुके क्योंकि उन्होंने कभी शिक्षा को नहीं छोड़ा। ब्राह्मण्स को आगे बढ़ता देख 1916 में तमिलनाडु में एक जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन होता है। इस पार्टी में कोई भी ब्राह्मण्स नहीं थे और ये पार्टी का मानना है कि नॉन ब्राह्मण्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीजों में। और जब 1920 में जस्टिस पार्टी पावर में आती है, तब 70% बड़े पोस्ट पर ब्राह्मण्स ही बैठे थे। ये सब देखकर जस्टिस पार्टी ने रिजर्वेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स को इंट्रोड्यूस कर दी और मद्रास प्रेसिडेंसी में सिर्फ नॉन ब्राह्मण्स को ही अलाउंस मिली। और आगे 1930s में जाके एंटी ब्राह्मणिज्म की आइडियोलॉजी लोगों में काफी फेमस होने लगी और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट।
स्टेट जो कि एस रामनाथन के द्वारा फाउंडेड। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मेन मकसद था अगेंस्ट कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, और इस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस इंडियन तमिल तो इंडियन तमिल, इंडिया के बाहर रहने वाले तमिल्स पर भी काफी ज्यादा पड़ा, जैसे श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर। इसी समय एक अलग शख्सियत लोगों की नजर में आते जा रहे हैं जिनका नाम पेरियार ईवी रामास्वामी था, वो जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिशियन थे। इन्होंने भी एस रामनाथन की मदद की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करने में। रामास्वामी को तो पता नहीं ब्राह्मणों से क्या ऐसी खुन्नस, इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ तो ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि पंबाबियम, परपानियम, परथा, परपाने आदि, जिसका मतलब ये होता है कि इफ यू सी अ स्नेक एंड अ ब्राह्मण, बीट द ब्राह्मण। और उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि अगर कास्ट सिस्टम को भारत से खत्म करना है तो ब्राह्मणों को भारत से भगाना हो। आखिर आप खुद बताइए, उस समय से लेकर अभी तक ब्राह्मणों के खिलाफ इतने जहर क्यों घुल रहे हैं? आखिर इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है कि वो शिक्षित हैं? आखिर इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है कि वो सारे बड़े पोस्टों? मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों ने दलित के साथ काफी गलत, पर आप लोगों को क्या लगता है ऐसे स्टेटमेंट सुनकर? क्या दलित शांत? हर जाति में ऐसे लोग होते हैं। किसी कौम को बॉयकॉट करना ये किस हद तक सही? यहाँ तक ही नहीं, रामास्वामी तो ब्राह्मणों से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने 1957 में अपने फॉलोअर्स ब्राह्मण्स को मारने के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण्स के घरों को जला दिया। 3 नवंबर 1957 द्रविदार खजागम ने तंजावुर जिले में रामास्वामी के लीडरशिप के अंदर गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो रिलीजियस फ्रीडम से डील करता है उसे डिलीट करने के लिए विद्रोह कर दिया। उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, खासकर के ब्राह्मणों को, और उन्होंने ये धमकी दे दी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ये पार्ट डिलीट नहीं होता है तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपीज को जला देंगे और हमारे महात्मा गांधी के स्टैचूज को भी तोड़ देंगे, और अगर ये सबसे भी गवर्नमेंट नहीं मानी तो ब्राह्मणों को मार देंगे और उनके गली मोहल्लों को आग से जला देंगे। ये उनकी स्टेटमेंट सोसाइटी में ऐसी फैली कि कई लोगों के बीच में दंगे हो गए, और ये बात इतनी बड़ी हो गई कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी ये बात पहुंची। और ये सब सुन के उस समय तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु, उस समय के मद्रास के सीएम को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और आप लोगों को क्या लगता है इससे क्या होगा? कुछ नहीं, नफरत जहर से भी खतरनाक है। द्रविडियन नेशनलिस्ट सीएम के कहने पर भी नहीं, 1973 में कराईकुडी के एक स्पीच में उनके द्वारा तमिल ब्राह्मणों को मारने के लिए एक बार फिर आवाज उठाया गया। तब से लेके अभी तक वो आवाज जहर के रूप में लोगों के दिमाग में गूंज रही। अब आप बताइए, मैं मानता हूं कि अपर कास्ट हिंदूज ने लोअर कास्ट हिंदूज पे काफी अत्याचार किया, पर जैसे स्टेटमेंट्स, ब्राह्मणों के घर जलाना, ब्राह्मणों की हत्या करना, ये किस हद तक सही? इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई कम्युनिटी खराब नहीं है, बस कम्युनिटी के कुछ लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं। ना दलित खराब है और ना ब्राह्मण। रामास्वामी जैसे लोग के ही इन्फ्लुएंस में आकर लोग इस तरह के काम करते हैं। ऐसे ही कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोगों के चलते आज के समय लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपस में लड़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी भी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करना सही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। उदयनिधि स्टैलिन जो तमिलनाडु में मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड यूथ वेलफेयर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था सनातन एबॉलिश कॉन्फ्रेंस। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன். அதனால என்ன वड़क पोटालो, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को कई उल्टी फुल्टी चीजें बोली, और द्रविडियन पॉलिटिक्स जिसके बारे में आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, उसकी आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट किया। और आप जरा ये बताइए कि जिस हिंदुओं ने भारत की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, कई हिंदू ब्राह्मण ऋषियों ने कई वेदों की रचना लोगों के लिए की, जिन लोगों ने बिना जात पात देखे लोगों के भलाई के लिए कई काम किए, आज उन्हीं को एबॉलिश करने की बात भारत में हो। आखिर ये कैसी डेमोक्रेसी है? यहाँ तक ही नहीं, रणजीत सिंह चौटेला जो हिसार से बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया कि ब्राह्मणों ने ही लोगों को कास्ट के हिसाब से बांट दिया। इस पे ब्राह्मण स्टेट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा ने कहा कि ये स्टेटमेंट ब्राह्मणों के लिए निंदा नहीं है। पर ये चीजें आप लोगों को न्यूज में नहीं दिख रही, क्योंकि मीडिया और पॉलिटिशियन सिर्फ जहर घोलते हैं कास्ट और रिलीजन को लेकर। और जो बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, ये स्टेटमेंट भी बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट के ही। अब क्या हिंदू खतरे में नहीं है? जब ऐसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं तो उन पे क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, आपको कई दलितों के खिलाफ भी ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिल जाए। पॉलिटिशियन सिर्फ कास्ट डोमिनेंट इलाका देख के उसके हिसाब से ही स्टेटमेंट पास करते हैं। मैं झारखंड के बोकारो जिले में रहता हूँ। यहाँ आज के समय एमपी के चुनाव हो रहे हैं, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है वो बाहरी भीतरी करके लोगों के वोट ले रहे हैं। जो बाहरी हैं वो एक्स पॉलिटिशियन को वोट दे रहे हैं, और जो भीतरी हैं वो वाई पॉलिटिशियन को वोट दे रहे हैं। भीतरी मीन्स जिसके पास 1932 के रजिस्टर्ड जमीन है झारखंड में, और बाहरी जिनके पास उसके बाद के रजिस्टर्ड की जमीन है।
उनको ये दिमाग नहीं है कि 2000 में चलकर बिहार से झारखंड अलग हुआ है। उस समय से पहले तो झारखंड का सारा इलाका बिहार के अंदर ही आता था। बंटवारे के टाइम या फिर बंटवारे के पहले कई लोग बिहार से झारखंड की ओर कमाने के लिए आए थे और वो लोग यहाँ जमीन खरीद के सेटल्ड हो। आखिर 2000 में जाके झारखंड का विभाजन हुआ ना, उससे पहले जो बाहरी, जिसमें ज्यादातर बिहारी हैं, वो झारखंड में बसे हुए थे, क्या उनको झारखंड से भगा दे? नहीं ना। फिर भी पॉलिटिशियन बाहरी भीतरी कर कर लोगों से वोट इकट्ठा कर रहे हैं। और यही नहीं, हर स्टेट, पूरे इंडिया में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, नॉर्थ साउथ। आखिर लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम सब अलग राज, अलग कास्ट से नहीं बटे हैं? आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं? आपको और हमको मिलके ऐसी चीजों से लड़ना होगा और अगर देश में डेवलपमेंट चाहिए तो हमें ऐसी कैंडिडेट को वोट देना होगा जो कि डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ना कि जाति पाति के नाम पे जीतने के बारे में। आप हमेशा वोट बिना जाति पाति के करें। अगर आपके रीजन में कोई दलित अच्छा काम कर रहा है तो उस दलित को वोट दे। अगर आपके रीजन में कोई ब्राह्मण अच्छा काम कर रहा है तो उस ब्राह्मण को वोट। कोई स्पेसिफिक कास्ट और रिलीजन के हिसाब से वोट ना दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। धन्यवाद।